जी एहसानुल्लाह, आवाज़ आ रही है आपको? स्क्रीन भी क्लियर है, बताइएगा। आ रही है। जी। ओके। अच्छा, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा काइंडली। अच्छा, एक्टिव टैक्स सेक्शन है 21A। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट, ठीक है। द बोर्ड शैल हैव द पावर टू मेंटेन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इन द मैनर एज। बस ठीक है, इसमें सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन के अंडर जो है वो मेंटेन की जाती है, ठीक है। सेक्शन 21 है, उसके अंडर बोर्ड जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो मेंटेन करेगा, और इसमें कोई अहम चीज़ नहीं है। अच्छा, आगे चैप्टर 4 है, बुक कीपिंग एंड इनवाइसिंग रिक्वायरमेंट्स, रिकॉर्ड्स। सेक्शन है 22, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा जी, रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्स सप्लाईज शैल मेंटेन एंड कीप। अच्छा, पहले तो आप इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है, कौन सा रखेगा बंदा? जो रजिस्टर्ड होगा वो रिकॉर्ड रखेगा। कहाँ पे? एट इज बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस इन द इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स परचेज्ड। अच्छा, ये देखें, ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या आपने जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज की रिकॉर्ड रखना है? उसने बिल्कुल रखना है। देखें, एक बंदा कहता है जी मैं तो जीरो रेटेड सप्लाई करता हूँ, मैं तो जीरो रेटेड करता हूँ, या करता था, या मैं एग्जाम सप्लाई करता था, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका कोई ना कोई तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए भी जरूरी है कि वो उसका रिकॉर्ड रखे। अच्छा, क्या क्या रखना है? रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज मेड शैल इंडिकेट द डिस्क्रिप्शन, उसमें डिस्क्रिप्शन होगी, क्वांटिटी होगी एंड वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ मुझे नज़र आ नहीं रही कि जो इसमें से आपसे डिस्कस करनी हो। इसमें से कोई चीज़ ऐसी टेक्निकल आ नहीं रही, मुझे नज़र नहीं आई। इसको आप ये रटा ही आप कह लें, क्रैम ही करना है कि ये चीज़ें उसने रखनी है। देखिए, इसमें से रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पासिस इनवर्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मेंशनड क्लास A to E of subsection such others। अच्छा, notwithstanding anything in any other law for the time being in force, the board may require by notification। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज नहीं बनता नजर आ रहा। ये भी बोर्ड की बात है, वो ये कर सकता है इसमें से। अच्छा, एमसीक्यूज इसमें से बनता नजर नहीं आ रहा मुझे। ये देख लीजिएगा, सब सेक्शन 4 को देख लीजिएगा एक दफा। इसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस का पता होना चाहिए आपको। 1984 है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया था कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये बाद में मुझे याद कराइएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, टैक्स इनवाइसेस। सेक्शन 23, रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्स सप्लाई शैल इशू अ सीरियली नंबर टैक्स इनवाइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ से पूछ सकता है टाइम ऑफ सप्लाई, ये एमसीक्यूज बन सकता है। आप गुड्स कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। लैंग्वेज उर्दू या इंग्लिश हो सकती है, दो ही लैंग्वेज है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर। नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट और एनएससी और एनटीएन ऑफ द पर्सन एज द केस में बी एक्सक्लूडिंग सप्लाईज मेड। अच्छा, अब ये इसमें से आपसे वो ये पूछ सकता है कि दो इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो इसमें से 100,000 पूछ सकता है, और एक दूसरा ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन सा होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन सा है, और आपसे पूछ सकता है ये वन। अच्छा, अब देखें, जो बंदा, आप एक हैं सेलर हैं, ठीक है। आप सप्लाई कर रहे हैं चीज़ें, आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप इस बंदे को सप्लाई करें, ठीक है, उससे आप उसको इनवाइस इशू करें, ठीक है। अब देखें, हो मुमकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसा बंदा जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं, एक बाज़ औक़ात वो एक रिटेलर होता है, उसने जाके आगे बेचनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि डायरेक्ट आप कंज्यूमर को बेच रहे हैं, ठीक है। जब आप बेच रहे हैं ऐसे बंदे को जिसने आगे जाके सप्लाई करनी है, यानी वो रिटेलर है, दुकानदार है खुद, फिर आपने उसका क्या करना है, आपने उसका एनटीएन लिख दें,
या उसका सेल टैक्स नंबर लिख दें, वो एनफ है। नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक हो गया, ये एनफ है। अच्छा, फिर ऐसे लोग जो अपनी चीज आपसे परचेज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने घर में इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो हो सकता है उसका तो रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी नहीं है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर उसका तो जरूरी नहीं है ना बेचारे का, ठीक है, यानी वो अनरजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में, ठीक है। अब हो सकता है दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो उसका एनटीएन होगा, अगर एनटीएन भी नहीं है तो उसका सीएनएससी तो होगा ना, तो आपने सीएनएससी लिखना है। ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है लेकिन तो उसका सीएनएससी या एनटीएन तो होगा, जो भी अवेलेबल है, कम से कम सीएनएससी तो होगा, वो आपने लिखना है उस इनवाइस पे। लिखना कब है, मैंडेटरी कब है, ये आपसे पूछ सकता है, जब उस जो आपने उसको सप्लाई की है उसकी वैल्यू जो है 1 लाख से ज़्यादा हो, जब उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा हो, और वैल्यू में जो वैल्यू है उसमें सेल्स टैक्स की अमाउंट भी शामिल होगी, ठीक है। 90,000 का फॉर एग्जाम्पल उसकी आपने उसको फॉर एग्जाम्पल फ्रीजर दिया है, फ्रीजर 90,000 का है, उस पर 12,000 सेल्स टैक्स था फॉर एग्जाम्पल, अब उसकी वैल्यू होगी टोटल 1,02,000, ठीक है। अब आप जरूरी है कि जो आपने उसको इनवाइस दी है उस पे उसका, क्योंकि आप एक कापी अपने पास रखेंगे, उस पे जो कापी है आपने आपके पास अपने रिकॉर्ड के लिए, उस पे उस बंदे का एनटीएन अगर है तो ठीक है, वगरना सीएनएस तो कम से कम होना चाहिए, कम से कम सीएनएस उसका होना चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। आपसे पूछ सकता है कि अनरजिस्टर्ड के केस में अगर एक आर्डनरी कंज्यूमर को आप सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितने की वैल्यू होगी, तो आपने इनवाइस उस पे उसका सीएनएस या एनटीएन लिखना जरूरी है। उसकी इनवाइस की वैल्यू कितनी होगी, कम से कम 1 लाख, 1 लाख सॉरी 1 लाख से एक्सीड करेगी, 1 लाख से एक्सीड करेगी, फिर जरूरी है कि उसका आप सीएनएस अपने पास नोट करें, ठीक हो गया उस इनवाइस में। ये आपसे पूछ सकता है, और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स या एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, उसमें जो 1 लाख की हम बात कर रहे हैं उसमें सेल्स टैक्स की वैल्यू शामिल है या नहीं, तो वैल्यू इसमें शामिल है। दूसरा अर्निंग कंज्यूमर कौन सा होता है, अर्निंग कंज्यूमर वो होता है जो अपने घर के उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए आपसे लेकर जाता है, वो उसको रीसेल नहीं करता जाकर, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोवाइडेड एट द कंडीशन ऑफ एनआईसी और इंडियन शेल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2019, ये भी आपको पता होना चाहिए किससे, ये कम अगस्त 2019 से ये इफेक्टिव होगी, ठीक हो गया। अच्छा, एनटीएन या सीएनएससी, अब पहले अगर आपको याद हो तो बड़ा इन्होंने जो ट्रेडर हैं ये हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद जाकर बड़ा इन्होंने रोला डाला था कि यार ये हमारे साथ ज्यादती की है, हम किस किस बंदे का सीएनएससी लाएं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा यार शबर ज्यादा उस वक्त होते कि अल्लाह के बंदो, जब एक एक बंदे को सप्लाई कर रहे हैं 1 लाख, पहले 50,000 थी, ये देखें ना, ये प्रोवाइजो आपकी देखें जो यहाँ पे इसने ये देखें फोर, फोर को अगर आप देखें 100 की जगह पे फोर, ये देखें यहाँ पे इसमें नहीं लिखा लेकिन पहले ये 50,000 होती थी, 50,000 या उससे 50,000 से ज्यादा की सप्लाई जो बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को करता था, जरूरी था कि उसका सीएनआईसी उसके पास वो जो बंदा नोट डाउन करे इनवाइस में। इन्होंने बड़ा डरोला डाला, ठीक है। बहरहाल गवर्नमेंट ने इसको लेट आस्ता आस्ता इसको 1 लाख पे ले गई है, ठीक है, अच्छा है ये भी, ठीक है। तो ये आप इस हवाले से इसको एन टी सीएनआईसी के हवाले से आप इसको जो है इनवाइस पे एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, डेट डेट भी होनी चाहिए, जाहिर डिस्क्रिप्शन भी होगी, सारी चीज़ें ये देख लीजिएगा। इसमें से वैल्यू दोनों चीज़ें आपने लिखनी है, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स भी लिखनी है और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स भी लिखनी है, फिर दोनों को ऐड करके भी लिखना है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो गया आगे इसमें से, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो मोर देन वन इनवा, हाँ जी, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो नॉट मोर देन वन टैक्स इनवाइस शैल बी इशूड फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई, एक टैक्सेबल सप्लाई की एक इनवाइस इशू करनी है। आपसे पूछ सकता है कि कितनी, एक टैक्सेबल सप्लाई की है उसके लिए कितनी इनवाइस आप इशू कर सकते हैं, 1 2 3, वो फिर कह सकता है जी एज मैनी एज द सप्लायर वांट्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक के लिए एक ही होगी। Provided also that if it is subsequently proved that CNIC provided by the purchaser was not correct, liability of tax or penalty shall not arise against the seller in case of sale made in good faith। ये बड़ी वैसे ये इसको बचा गया है, वो कह रहा है कि सीएनआईसी अगर जिसको आपने सप्लाई की है वो बंदा अनरजिस्टर्ड था, उसने आपको सीएनआईसी गलत दिया, ये बाद में साबित हो गया, ठीक है, तो
आप हैं, आप पे कोई जो है वो बर्डन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसेक्शन 2, नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन और अ पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल इशू एनवाइस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। बंदा जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन ही, जो बंदा रजिस्टर होगा वही सेल टैक्स इनवाइस जनरेट कर सकता है ना, वही इशू कर सकता है, दूसरे को इजाजत नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्स सप्लाई मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, ठीक है, कोई नहीं, इसको बोर्ड में ये भी। अच्छा, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, इसमें से एमसीक्यू दो बन सकते हैं कम से कम जो नजर आ रहा है। पहले तो ये इसका ये हेडिंग, दूसरा ये 6, ठीक है। कहता है जी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस एक्ट शैल रिटेन द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ठीक हो गया। 6 साल ये पूछ सकता है आपसे। आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड टू विच सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स रिलेट, जिस टैक्स ईयर से वो है, मसलन अब जो टैक्स ईयर खत्म हुआ है वो हुआ है 2021, वो खत्म हुआ है जनाब 30 जून 2021 को। इस 30 जून 2021 के जब खत्म हुआ है ये टैक्स ईयर, यानी इसके जो रिकॉर्ड है 2021 का, वो आपने 30 जून यानी 1 जुलाई 2021 से लेकर आगे 6 साल तक उसको मेंटेन अपने पास रखना है रिकॉर्ड, ठीक है, ज़ाया नहीं करना उसको। आर टिल सच फर्दर पीरियड द फाइनल डिसीजन इन एनी प्रोसीडिंग। अच्छा, अब बात का तो ये होता है कि आपका अगर पहली अपील में आ गए हैं आप, कमीशन अपील के पास है, फिर दूसरी में, फिर आगे एटीआर में है, फिर ये रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हाई कोर्ट में, या रेफरेंस है सुप्रीम को अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो 6 साल या 7 साल का अरसा गुजर गया ये 2021 के बाद, तो भी आपने उसको मेंटेन करना है। क्योंकि आपकी अपील अभी चल रही है और चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, तो आपने उसको मेंटेन करना है, ठीक हो गया। यानी ये नहीं है कि 5 साल 6 साल गुजर गए हैं लेकिन अपील तो चल रही थी, आपने उसको जाया कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने टिल द सच फर्दर पीरियड द फाइनल डिसीजन इन एनी प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट अपील रिवीजन रेफरेंस पिटीशन, जहाँ पे भी है वो, या एडीआरसी में है, वहाँ पे भी है, तो 5 साल से 6 साल से अगर अर्सा ज़्यादा हो जाता है इस दौरान, तो आपने उसको मेंटेन करना है। दो एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। अच्छा, ये था जी आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ना इसको देख कर आइएगा एक दफ़ा, इसको 24 सेक्शन 25 से लेकर आपने इसको देखना है। रिटर्न का सेक्शन है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह सेक्शन कल 35 तक चला जाए, ठीक है। सेक्शन जो है 35 तक आपने देख कर आने हैं, तो इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये सेक्शन 25 का जो मैंने कल उस दिन क्वेश्चन पूछा था हाँ कि जी, फर सरचार्ज का जो रेट है वो 2% पर मंथ वाला इसमें अप्लाई होगा या 12% पर एनम। वो डिपेंड करता है कि आपका रिफंड का सीन था, आप उसकी प्रोसीडिंग जो कर रहे हैं रिफंड की कर रहे हैं या शॉर्ट पेमेंट की कर रहे हैं, या किसकी कर रहे हैं। जो प्रोसीडिंग करेंगी रेलिवेंट डिफॉल्ट चार्ज रेट वही लगेगा। अगर चाहे वो रिफंड के केस में आप कह रहे हैं कि वो 2% पर मंथ है, ठीक है, तो वो रिफंड की सूरत में वही लगेगा, चाहे सेक्शन 11 में आप लगाएं या 25 में, या जो भी सेक्शन है, या 33 में लगाएं, जो भी है, जो रिफंड का है वो 2% पर मंथ ही लगेगा। सर ये सेक्शन 25 सब सेक्शन 5 में ये बता रहा है कि अगर वो शॉर्ट पेड करता है, टैक्स पूरा पे नहीं करता है। मुझे हम चलते हैं उधर, 25 में चलते हैं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। सब सेक्शन 25 का सेक्शन कौन सा है, सब सेक्शन कौन सा है बताइएगा? सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 यही है, नजर आ रहा है आपको? जी सर। नॉट जी विथस्टैंडिंग द पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 33, ठीक है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन wishes to deposit the amount of tax short paid or amount of tax evaded along with default surcharge voluntarily whenever it comes to his notice before the receipt of notice of audit, no penalty shall be recovered from him। अच्छा, आगे यहाँ तक समझ आई है? जी सर। वो ये कह रहा है कि अब देखिए, मैंने ये वर्ड का आपको मतलब बताया था, जब नॉट विथस्टैंडिंग का वर्ड आ जाए तो उसके बाद ये जो नीचे चीजें आएंगी वो सुपरसीड करेंगे। देखिए ना, नॉट विथस्टैंडिंग द पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 33, वो कह रहा है जो सेक्शन 33 में पेनल्टीज दी हुई हैं, वो चाहे दी हुई हैं उससे हमें गर्ज नहीं है, वो साइड पे हैं, वो विद स्टैंड नहीं करेंगी इस सब सेक्शन में।
चाहे वो 10 लाख थी या 50 जी थी, जो भी है वो सब अब सब इस सब सेक्शन में विद स्टैंड नहीं करेंगी। ये जो सब सेक्शन है ये सुपरसीड करेगा। चाहे उधर लिखा हुआ है कि एक बंदे ने उस पर टैक्स शार्ट पेमेंट की है, करेगा तो उसकी पेनल्टी 10 लाख है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन जब इसने कह दिया है सब सेक्शन ने, if a registered person wishes to deposit the amount of tax short paid or amount of tax evaded along with default surcharge voluntarily, वो खुद आता है, हमने किसी किस्म का उसको नोटिस नहीं दिया, हमने उसे नोटिस नहीं दिया, वो खुद ही कहता है कि मैं जो है वो जो अमाउंट जमा करवाना चाहता हूँ, तो उससे पेनल्टी उसे रिकवर नहीं करेंगे।